हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज जा रही मेरी? हाँ जी जी, आपकी आवाज बहुत साफ आ रही, बोले। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी बेहतरीन गैदरिंग के लिए। और जो ऑर्गेनाइजर कन्वीनर है हमारे एहतिशाम आजमी साहब, उसका शुक्रिया, नाजिर साहब का, उनके साथ पूरी टीम और हमारे मेंटर खालिद साहब का। और जो एक बेहतरीन हमारे 3 जो लेक्चर हुआ हमारे यहाँ पर, उसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहूँगा। अज़हरुल इस्लाम नदवी साहब का जो लेक्चर था वो अपने आप में एक अथॉरिटी है, और इस्लामिक जो ओवरव्यू था वबा को लेके, और खास के इस पेंडेमिक से उन्होंने रिलेट किया, वो अपने आप में इंटरेस्ट था। खुर्शीद अंसारी साहब का जो लेक्चर रहा उसमें खासकर सर ने जो एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के बारे में, और फिर इस बीमारी को लेके लगातार चेंज हो रहे सिचुएशन, जैसे पहले 5 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड था, जो अब 27 दिन तक भी रिसर्च में आया या फाउंड हुआ। फिर इस तरह से नए नए जो क्लिनिकल इसके साइंस का मिलना, इस पे सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में इस चीज को सम अप किया। तीसरा जो लेक्चर था वो फखरे आलम सर का, उसमें उन्होंने बहुत अपीलिंग था इस मामले में कि जो सोशल एंड इंडिविजुअल अप्रोच है लोगों का इस मौके से, किस तरह से सोसाइटी बिहेव करती है उन लोगों के साथ जो इससे पीड़ित हैं, या ऐसे लोग जो उसके इस एपिडेमिक के किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये तीनों लेक्चर अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर था। फिर भी स्टिक टू द टॉपिक, द ट्रेनिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड वॉलंटियर्स के बारे में कुछ ऐड करना चाहूंगा। इससे पहले भी कुछ प्रोग्राम्स हुए गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि किस तरह से हम आयुष जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, या फिर ये प्रोफेशनल जो आयुष हैं वो हमारे सब हो सकते हैं, कोई भी स्टेक होल्डर जो भी जुड़ा हुआ है आयुष से वो सब हो सकता है। एक टीचर, एक फैकल्टी से लेके नीचे आपका जो स्वीपर तक है, जो आयुष इंस्टीट्यूट में या सेटलमेंट में काम कर रहा है वो हो सकता है। उसके ट्रेनिंग के लिए 2 फेज में इन चीजों को बांटा गया। एक तो खुद वो अपना किस तरह से प्रिकॉशन कर सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंशन मेजर्स अपने आप अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। दूसरे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल में जहां वो रहते हैं, जिस एरिया में, वहां उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हमसे सरकार चाहती है, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले सिंपली हैंड हाइजीन से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी हाइजीन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बारे में बात हुई कि रेस्पिरेटरी हाइजीन में किस तरह से मास्क वेयरिंग अप्रोच हमारा होना चाहिए, जो स्नीजिंग हो रहा है, कफिंग हो रहा है, तो उसको, उन सारे चीजों को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, किस तरह से हमको पब्लिक गैदरिंग में उन चीजों को हैंडल करना है। उसके बाद हाई रिस्क ग्रुप एक आता है, उस ग्रुप को किस तरह से, या उस ग्रुप के पेशेंट आपके अटैचमेंट में हो, या कोई आपसे राय ले रहा हो, या फिर सोशल मीडिया उसके रिलेटेड कोई चीज आप शेयर कर रहे हो, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में या तो लेडी हो या फिर वो लोग जो कोमोर्बिडिटी वाले हो, जिनको डिजीज पहले से कार्डियक या दूसरी डिजीज है जिसके डेथ रेट ज्यादा है, उनको कैसे हैंडल करना है। ये सारी चीजों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है अपने प्रिवेंशन अप्रोच के साथ साथ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा, नॉन मेडिको में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जाहिर सी बात है कि ये नई डिजीज है, तो उसको लेके नई इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आते आते टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम जो भी आयुष प्रोफेशनल है या फिर जो हम लोग हेल्थ से जुड़े हुए हैं, इनसे लोग उम्मीद करते हैं कि हम वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी माध्यम से अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए इसके मामले में। ट्रेनिंग में हमारे इंस्टीट्यूट्स में जितने भी लोग हैं उनको रिगरस रिपीटेड ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि किस तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, एरोसोल्स क्या होते हैं, या इन्फेक्टेड हैंड से किस तरह कोई इन्फेक्ट हो सकता है, या फिर फोमाइड से किस तरह से हो सकता है। इन चीजों को अपने इंस्टीट्यूट में हमें चाहिए कि जो भी स्टाफ हो हर लेवल पे ये ट्रेनिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करें, ना कि ट्रेनिंग करें। सिर्फ इसके साथ जरूरी है कि उनको जो वर्कशॉप हो इस तरह से करके और एक मैंडेटरी बेसिस पे उनको रिपीटेड वे में करें, फिर उनसे ज्यादा फीडबैक लिया जाए, तब जाके ये चीज प्रैक्टिस में आ पाएगी। नहीं तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग अवेयरनेस शो नहीं कर पा रहे हैं आयुष वाले, हो सकता है कि नेक्स्ट फेज में जितनी स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, आज हर दिन एक नया रिकॉर्ड छू रहा है जो नए केसेस में, तो हो सकता है कि हम लोग उसके नए शिकार हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि रिग्रेस ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद गवर्नमेंट हमसे, हो सकता है अगर ज्यादा केस बढ़े तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी कुछ जगह इन्वॉल्व किया जा रहा है, जैसे कि हैदराबाद में यूनानी कॉलेज को वो लिया गया इसके लिए, उसके वार्ड वहां बनाए गए। कुछ इंस्टीट्यूट्स हो सकता है कि कमिंग डेज में और भी आ जाए, तो उसमें सर्विलेंस का काम हमसे सरकार ले सकती है। सर्विलेंस के काम में फिर आपको वो प्रिपेयर करेगी। ये ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि कल अगर आपको सर्विलेंस में भेजे तो आपको वो सारे मैनर्स, सोशल डिस्टेंसिंग का और पर्सनल हाइजीन का, पेशेंट से किस तरह से डिस्टेंस बना के टॉक करना है, वो तो खैर आपको परफॉर्मर बनेगा, उस हिसाब से हमको बिहेव करना है। उसकी प्रिपेयरनेस के लिए जरूरी है कि हम ट्रेन करें अपने जितने भी स्टाफ है उनको।
और एक सबसे बड़ी चीज क्या आज के दौर में कि जिस वे से हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे से हम जो मिल रहे हैं, इस मामले में आजकल हर कोई स्मार्ट हो गया है। आपके यहाँ अगर मोबाइल है तो आप दिन भर में 3-4 कम से कम ऐसी न्यूज या तो पास आउट कर देते हैं या फॉरवर्ड करते हैं। इस मामले में गवर्नमेंट हमसे चाहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करें वो ऑथेंटिक हो। उसके लिए सोर्स भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सोर्स हैं या WHO के सोर्स हैं। ये अलग बात है कि इस पूरे पेंडेमिक में WHO की भी टेस्टिंग हो गई है, कई ट्वीट्स उन्होंने किए और फिर उन्होंने अनसाइंटिफिक करके उसको रिटर्न भी कर लिए। लेकिन एज ए हेल्थ प्रोफेशनल जरूरी है कि हम इन चीजों के लिए पहले से ट्रेंड हो, जाने कि हमारा रिसोर्स क्या है और किस चीजों को हम शेयर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्टिंग ग्रुप हम हमेशा तैयार रहें। हो सकता है कि हमारी ड्यूटी कॉलेजेस में ना हो या किसी वजह से जो लोग अभी फंसे हुए लॉकडाउन में या और भी किसी वजह से फैमिली के इन्फेक्शन होने के हम घर पे रह जाए, तो वहां भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करें जो हेल्प ग्रुप तैयार कर सके। और दूसरे जो डिजीज है उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स या फिर लोग डर जा रहे हैं, कोई भी किसी को भी खांसी हो या बुखार हो तो उनको डर लगने लगता है कोरोना कि ये कोरोना ही तो नहीं हो गया। तो ऐसी कंडीशन में होम केयर भी जो यूनानी के हैं उसको भी हम लोगों को बताना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि ऐसे अगर कभी मौका मिले तो घर पे चीजों को कैसे हम तुलसी को यूज कर सकते हैं, कैसे हम हल्दी को यूज कर सकते हैं। इन चीजों के बाद मैं कंक्लूडिव रिमार्क में मैं कहना चाहूंगा कि यूनानी वालों में जो एक हमारे मन में बना हुआ है ऑल एंड नन का फॉर्मूला, यानी ला सेहत ला मर्ज वाला, इससे काम नहीं चलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं होती, ये सेमी कंडक्टर नहीं तो ऑल इन नन होगा। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाते तो कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो बिना ट्रीटमेंट के ही कंट्रोल में आ गई है। आप पोलियो को देख सकते हैं, भारत से बिना ट्रीटमेंट के हमने उसको यहाँ से रेडिकेट कर दिया। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से खत्म हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं था। इसलिए ये बात अब इम्पोर्टेंट हो गई है कि जरूरी नहीं कि उन चीजों का ट्रीटमेंट आपके पास हो, आप प्रिवेंटिव मेजर से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा, या इवन इंडिया में आप देख लीजिए, जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट का ज्यादा एफर्ट प्रिवेंटिव एफर्ट्स पे है। हम लोगों को भी इस तरह से रिसर्च, हम लोग को भी इस तरह से अपने ओरिएंटेशन को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से मोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वजह से हम लोग छूट जाएंगे, कहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ना कि सिर्फ हम ट्रीटमेंट के पीछे भागें, जरूरी है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव ड्रग्स, प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स, इम्यून बूस्टर, जो हम बहुत दावा करते हैं कि हमारे पास इम्यून बूस्टर है, ना सिर्फ इम्यून बूस्टर ड्रग्स बल्कि हमारे पास इम्यून बूस्टिंग, हमारे पास दूसरे असबाब तजरिया को हम मॉडिफाई करके भी इम्यून को बूस्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को भी हम देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो आज के डेट में दो चीजें नॉन मेडिको भी सामना करना पड़ा है, किस तरह से हम अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने कमरे को, हॉस्पिटल को, आईपीडी को, वार्ड्स को, जहां जहां भी हम रह रहे हैं अपने सेटिंग्स में, उसमें यूनानी बड़ा काम कर सकता है। हमारे लिए बहुत सारी ऐसी ड्रग है, प्रोसीजर से बखूर देखेंगे, धूनी का देना आप देखेंगे, ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। 7 से 8 दिन में आप इस रिसर्च करके आप कंपेरेटिव वे में अपने ओटी को करके पेटी डिश में रख के उसको कर सकते हैं ओपीडी आईपीडी में, और जल्दी से उसके रिसर्च आप पब्लिश करके उस चीजों को वैलिडेट भी कर सकते हैं। लोकल सेंटर, जैसे अभी हमारे पैनल में पहले ही एक जो पैनल थी उन्होंने कहा कि लोबान है, संदल है, काफूर है, बहुत सारी ऐसी खुशबूदार अदवियां हैं जिससे आप आराम से सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रेंड में भी, अगर आपने कहीं हर्बल सैनिटाइजर करके चीजों को प्रपोज किया है तो आप जल्दी से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा सत्य पुदीना है, सत्य कापूर है, अजवाइन है, तुलसी है, इन चीजों को लोकल सैनिटाइजर के तौर पे भी इंस्टीट्यूट्स को चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ाएं। और बहुत सारी ऐसे मादनियात हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे बहुत बड़ा काम होता है आपको रेस्पिरेटरी जो रियाजत होती है, हमारे यहाँ अलग से हार्ट की अलग रियाजत होती है, रेस्पिरेशन की अलग अलग वजू की अलग रियाजत है। इस मौके से हमको सेमिनार इस प्रैक्टिकल वैल्यूज पे भी करने चाहिए, और एक सिंक्रोनाइज एफर्ट में जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे वो दवा बना रहे हो, चाहे वो रिसर्च कर रहे हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट, सैंपल साइज बहुत बड़ा है। आप अगर किसी रिसर्च को इनिशिएट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज आपके यहाँ आएगा सैंपल साइज। इजिली आप उसको डिसेमिनेट कर सकते हैं। एक कॉमन रिसर्च वाली चीजों को आप एक हफ्ते में हो सकता है कि 1000 के सैंपल पे आप टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो मेरा इस पे जोर है कि इस तरह से हमको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। और एक बड़ा रेंज है इम्यूनिटी बूस्टर का। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन पे काम किस पे होता है? वो आपकी इम्यूनिटी तैयार करने के लिए वैक्सीनेशन होता है। तो क्यों नहीं हम ओरल ड्रग्स या तदाबीर से इम्यूनिटी बूस्टर पे एक बड़ा रेजोल्यूशंस लेके आए या उस पर बात करें। और इन सब चीजों को बार बार करना पड़ेगा। इसलिए कि मॉडर्न में कोई ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे वो सारी चीज कर लेते हैं।
उनके यहाँ चीजें हैं कि रिपीटेड वे में उन चीजों को करते हैं और वो याद कर लेते हैं इस तरह से, तब जाके उनके लाइफ में वो चीजें जुड़ जाती है। अभी भी देखिए, अगर जो मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी जारी हो रही है, उस एडवाइजरी में वही 3 दवाएं जो हकीम अजमल खान ने स्पेनिश फ्लू के आसपास लिखी थी, जिसमें आपको बहिदाना, उन्ना व सफिस्ता है, नया ऐड होने में बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि 50-60 हो गया। तनवीर साहब जरा सा इख्तिसार से काम लें। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं इन चीजों के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहूंगा कि जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे जो 3 बेहतरीन स्पीकर हुए, उन सबका शुक्रिया, और मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर।